बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने तो कहा था कि आरक्षण का प्रावधान हम कर रहे हैं जरूर, लेकिन समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं, इसकी समीक्षा होने की जरूरत है। प्रत्येक 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा होना चाहिए। तो छुआछूत हो रहा है मेरे साथ, हमको तो मौका मिलना चाहिए। तो क्या जो अन्य जाति के लोग हैं जो समाज में पीछे छूट गए हैं उनके साथ छुआछूत नहीं हो रहा है? उनके अन्य वर्ग के लोग के जो माला लेके बैठे हुए हैं, यह दोगली नीति है। आप स्वार्थी हैं। आप कभी नहीं चाह रहे हैं कि जो अपना पीछे छूट गया भाई है उसको भी मौका मिले। जब तक अभी आप बोल रहे हैं कि आप आईपीएस बन गए हैं, राजस्थान में जाइए आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो जो पीछे छूटा हुआ समाज है उसको किसने रोका है? वो भी आगे क्यों नहीं बढ़ा? देश के आज़ादी के 78 साल हो गया तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ा? उसको किसने रोक दिया सर? जब से सुप्रीम कोर्ट का कोटे में कोटा को लेकर के बयान आया है तब से बिहार में ही नहीं पूरे देश में खलबली मचा हुआ है। आप देखवे किए होंगे कि पिछले 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया था और भारत बंद भी था, लेकिन क्या उसमें निकल करके आया? हमारे साथ इंजीनियर नंदलाल मांझी जी हैं जो हम सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हम जानना चाहेंगे क्योंकि जीतन राम मांझी जी जो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है कोटे में कोटा, इनका समर्थन कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं। क्या इसकी सच्चाई है, हम जानने के प्रयास करेंगे। हमारे साथ इंजीनियर नंदलाल मांझी जी हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले बताएंगे सर कि बिहार में जो जिस प्रकार से खलबली मचा हुआ है कोटे में कोटा को लेकर के, हमारा दर्शक को विस्तार रूप से बताइए, क्या इसमें घाटा होने वाला है, क्या इसमें नुकसान होने वाला है, फायदा होने वाला? देखिए, इसमें किसी को घाटा या नुकसान होने वाला नहीं है। इसमें सभी को समान रूप से बढ़ने का अवसर मिलेगा, यह तय है। सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया निर्देश आया है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, उसको पढ़ने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है, उसको जानने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देशानुसार 7 सदस्यीय जो बेंच है, उस बेंच ने यह फैसला दिया है कि राज्य सरकार स्वविवेक से चाहेगी तो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में जो वंचित वर्ग है उसको समान अवसर मुहैया कराए, उसको विशेष मौका दे करके समाज के मुख्य धारा में उसको बराबरी में हक में लाने का प्रयास करे। तो इसी प्रयास के कड़ी में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ऐसा नहीं है कि 2-3 लोग इसको आए हैं बस हो गया है। यह मामला पंजाब सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ में रही है। 2004 में भी इसी तरह का मामला पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया था, उसमें वह खारिज हो गया। फिर से 2020 में इसी पटिशन को फिर से रिव्यू किया गया, फिर से सरकार ने वहाँ पर जो है से इस चीज़ का मुखालफत किया और कहा कि आज़ादी के 78 साल बीत गया है, 75-76 साल से अधिक हो गया है, तो आरक्षित वर्ग में कुछ सीमित लोगों तक ही उसको मौका मिल रहा है। आरक्षण का लाभ समाज के सबसे अंतिम पायदान पर नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए कोटा में कोटा दिया जाए, वर्गीकरण किया जाए ताकि उसको भी समान रूप से बढ़ने का अवसर मिले। और इसी में 7 सदस्यीय बेंच में 6-1 की मत से यह प्रस्ताव पारित हुआ और पूर्णतः यह केंद्र सरकार के एडवाइजरी के रूप में सभी राज्यों को भेजा गया। राज्य सरकार के स्वविवेक पर निर्भर करती है कि वह इसको अपने राज्य में लागू करती है या नहीं करती है। और इसमें किसी को हटाया नहीं जा रहा है, किसी को छांटा नहीं जा रहा है। इसमें आपको समझने की आवश्यकता है कि वर्गीकरण क्या है। तो वर्गीकरण का स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि मान लेते हैं कि अनुसूचित जाति का सीट 100 सीट है, तो 100 सीट में जो प्रमुख जातियां हैं, जो सबल रूप से बढ़ गए हैं, जिनकी साक्षरता दर 40% से ऊपर है, जिनका शासन प्रशासन नौकरी पेशा या फिर अन्य जगहों पर उनकी उपस्थिति सामान्य रूप से प्रदर्शित हो रही है, उनके अलावा वैसे वर्ग जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो कहीं न कहीं आज भी उनको जीवन जीविका
रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वो जूझ रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह एक तरह से कह सकते हैं कि आप उनको भी आगे बढ़ने का एक अवसर है। इसीलिए हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति में, अनुसूचित जाति में हमारे बड़े भाई आगे बढ़ गए हैं, तो उन बड़े भाइयों का भी कर्तव्य बनता है कि अपने से छोटे भाई, अपने से जो पीछे छूट गए हैं, अपने से जिनका साक्षरता दर कम है, जिनकी सामाजिक जो है सो विकसित नहीं हो पाया है, राजनीतिक रूप से वह विकसित नहीं हो पाए हैं, आर्थिक रूप से सबल नहीं हो पाए हैं, वैसे लोगों को भी मौका देना चाहिए, मिलना चाहिए। आप ही बताइए आरक्षण की मूल अवधारणा क्या है? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, आप आर्टिकल 14, 15, 16 पढ़ेंगे तो आरक्षण का प्रावधान में मूल अवधारणा यही है कि समाज के वैसा वर्ग जो किसी कारणवश, जिसमें एक छुआछूत भी हो सकता है, अशिक्षा हो सकता है, सामाजिक स्थिति है, आप कह सकते हैं उसकी राजनीतिक उपस्थिति नगण्य है, तो इन सब बिंदुओं को देखते हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि वैसे लोगों को विशेष अवसर दे करके, विशेष मौका दे करके जो गैर बराबरी है उसको कम से कम पाटा जाए, और समाज में जो अधूरे पीछे छूट गए हैं उनको कम से कम विशेष अवसर दे करके, मौका दे करके, उनको भी जो संविधान की मूल अवधारणा है, समता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को प्रदर्शित करते हुए समान अवसर दिया जाए, ताकि उनका भी जो बाल बच्चा है, उनके भी लोग हैं, वह भी आगे बढ़ सके। इसके लिए किया गया है। तो असभ्य जो सभ्य समाज के लोग हैं, ये उनका भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। हमारे बड़े भाई से तो हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप इस तरह का विरोध नहीं कीजिए, यह समाज में अच्छा विरोध क्यों नहीं करें सर? अभी आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि जो पीछे छूट गए हैं उनको विशेष रूप से मिलना चाहिए, तो जब विशेष रूप से उनको देना ही है तो उनको EWS से बाहर क्यों किया गया? 10% उसकी जनसंख्या है, 10% उसको रिजर्वेशन मिलल है, क्या उसमें जो पीछे छूटे हुए थे उन लोगों को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए था? जब इनको बढ़ाना ही था उसमें शामिल करना चाहिए था। इसमें वर्गीकरण करने से बैकलॉग वाला जो सीट है वो खाली रहेगा, फिर उसमें जनरल घुसेगा। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आप पहले समझिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बैरियर भी है आरक्षण के संबंध में कि 50% से अधिक नहीं हो, तो उस बैरियर को तोड़ना हमको लगता है कि कठिन है। उस बैरियर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा यह कहना है कि जो 16% आरक्षण आप दे रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति में, उसका लाभ समाज के सबसे अंतिम पायदान पर लोगों को मिल रहा है कि नहीं, इसकी समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? आप बैकलॉग की जिस बैकलॉग की बात कर रहे हैं, तो हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 16% आरक्षण दे रहे हैं, तो उस आरक्षण का लाभ समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रह रहे लोगों को मिल रहा है कि नहीं, इसकी समीक्षा की बात आप क्यों नहीं करते? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने तो कहा था कि आरक्षण का प्रावधान हम कर रहे हैं जरूर, लेकिन समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं, इसकी समीक्षा होने की जरूरत है। प्रत्येक 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा होना चाहिए। तो फिर आप उस समीक्षा की बात क्यों नहीं करते? आप पीछे काहे हट जाते हैं? यानी आप मलाई खा रहे हैं तो आप मलाई खाते रहिए, हम लोग टुकुर टुकुर देखते रहे। आप सब दिन लाभ लेते रहिए और पीछे वाले को मौका नहीं दीजिए। यह न्याय है क्या? यह अन्याय है। आप बड़े भाई हैं, आपकी साक्षरता दर बढ़ गई है, आपकी संपन्नता बढ़ गई है, आप नौकरी पेशा में सभी जगहों पर आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही है। आप राजस्थान को उठा के देख लीजिए, एक खास वर्ग वहाँ के लगातार IAS IPS हो रहा है, और वहाँ के वाल्मीकि समाज के लोग, अन्य समाज के लोग आज भी रोड के किनारे नाले साफ कर रहे हैं, बाथरूम साफ कर रहे हैं, पखाना मैल पर माथा पर ढोने को विवश है। आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता है क्या? आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, पे टू सोसाइटी नहीं दे सकते हैं क्या? आप IAS IPS बन रहे हैं, मोटी तनख्वाह मिल रहे हैं, आप बंगला में रह रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई हम तो छुआछूत हो रहा है मेरे साथ, हमको तो मौका मिलना चाहिए। तो क्या जो अन्य जाति के लोग हैं जो समाज में पीछे छूट गए हैं उनके साथ छुआछूत नहीं हो रहा है? उनके अन्य वर्ग के लोग के जो माला लेके बैठे हुए हैं, यह दोगली नीति है। आप स्वार्थी हैं,
आप कभी नहीं चाह रहे हैं कि जो अपना पीछे छूट गया भाई है उसको भी मौका मिले। यह अन्याय है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, हमारे लोगों को 21 अगस्त को भड़काया गया, बरगलाया गया, उसको बेवकूफ़ बनाया गया, अपने ही खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ में उसको खड़ा किया गया। कभी कह दे रहा है कि आरक्षण खत्म हो जा रहा है, कभी कह दे रहा है कि वर्गीक क्रीमी लेयर लागू हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस देश में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। जब तक छुआछूत है तब तक क्रीमी लेयर नहीं लागू नहीं होगा। हमारे नेता तो इसका समर्थन कर रहे हैं, तब फिर क्रीमी लेयर का हवा बढ़ा करके हमारे लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जा रहा है। बताइए, जब तक अभी आप बोल रहे हैं कि आप आईपीएस बन गए हैं, राजस्थान में जाइए आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो जो पीछे छूटा हुआ समाज है उसको किसने रोका है? वो भी आगे क्यों नहीं बढ़ा? देश के आज़ादी के 78 साल हो गया तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ा? उसको किसने रोक दिया सर? हम तो वही कहना चाहेंगे, ये जो कोटा में कोटा है, आप बता लीजिए। ज़्यादा दूर हम नहीं जाना चाहते हैं, बिहार के संदर्भ में ही कहना चाहते हैं। आप चले जाइए अनुसूचित जाति जनजाति विद्यालय, वहाँ पर बच्चों की स्थिति को देखिए। एक खास वर्ग के लोग लगातार उस पर कब्जा किए हुए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास चले जाइए, अंबेडकर छात्रावास चले जाइए, सब वही लोग के कब्जा किए हुए हैं, 3-4 लोग। और बाकी लोगों को जैसे रूम हम लोग जा रहे हैं मांगने, हमारे बच्चे जा रहे हैं तो उसको मौका नहीं दे रहे हैं, उसके साथ मारपीट दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसको कभी आगे का मौका नहीं दे रहे हैं। तो आप किस समानता की बात कर रहे हैं? आप प्रथम क्लास में ही हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी आर्थिक सबलता कमजोर है, वह बौद्धिक रूप से कमजोर है, उसकी शैक्षणिक दृष्टि कमजोर है, तो कहाँ तक लड़ पाएगा? आपका कर्तव्य बनता है कि पहले वैसे लोगों को मौका दे जो छूट रहे हैं, जो कहीं न कहीं से आर्थिक एक तरह से उसका दिक्कत हो रहा है। तो इन सब भी तो देखने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कौन रोक रहा है? आप रोक रहे हैं। और कौन रोक रहा है? 4 व्यक्ति लगातार दरवाजा पर खड़ा होकर के 18 व्यक्तियों को जो लाइन में खड़ा हुआ है उसको मौका नहीं मिल रहा है। आप प्रथम क्लास में ही हमारे बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और आप कह रहे हैं किसने रोका? किसने रोका? तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि क्या रोका। अगर उस अनुसूचित जाति जनजाति विद्यालय में हमारे बच्चों को प्रथम क्लास में ही अगर नामांकन मिल जाए तो वह मैट्रिक तक पढ़ सकता है, इंटर तक पढ़ सकता है। आप तो हमको वही छटनीग्रस्त कर दे रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि आगे कंपटीशन कीजिए हमसे। यह दोगली नीति है, यह सरकार को भी समझने की आवश्यकता है, सामाजिक प्रबुद्ध लोगों को भी इसको बताने की आवश्यकता है कि ऐसा हो रहा है। आखिर अनुसूचित जाति जनजाति विद्यालयों में, अगर अन्य विद्यालयों में जो अस्वच्छ कार्य में लगे हुए हैं, जिनकी साक्षरता दर मात्र 7% है, जिनकी साक्षरता दर एकदम कम है, जो कहीं न कहीं आज भी जैसे नट लोग हैं तो आज भी घूम रहे हैं, उनके लिए आज़ादी कब मिलेगा इस देश में? 78 साल तो हो गया, उनके लिए कौन लड़ेगा? उसका भाई नहीं लड़ेगा, हम ही और आपने लड़िएगा। और आप कह रहे हैं कि हम उसका हिस्से नहीं देंगे। ये कहाँ के बेतुकी वाला बात है? ये तो सीधा सीधा स्पष्ट रूप से कहना है कि बड़ा भाई छोटा भाई का हक मारी कर रहा है। आप जिस 4 जातियों के नाम ले रहे हैं कि 4 जात के लोग कब्जा किए हुआ है, बाकी 18 लोग छूट रहा है, तो क्या 18 लोग अपना हक अधिकार लेने के लिए आगे आ रहा है, या फिर उन लोग चाह रहा है कि नहीं हम वर्गीकरण नहीं चाहते हैं? हम तो कहना चाहेंगे कि जिस 18 जातियों की आप बात बोल रहे हैं कि 21 अगस्त को पूरा रोड पर दलितों को उतारा गया, हमारे भाई बंधु को उतारा गया, तो कहीं न कहीं उनको बरगलाया गया। उनको कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि जब हमारी साक्षरता दर मात्र 7% है वंचित वर्ग में, तो आप समझ सकते हैं। और जो जिस 4 जाति का बात कर रहे हैं उसकी साक्षरता दर 40% से अधिक है, वह बौद्धिक रूप से मजबूत है। हमारा जो भाई है वह बौद्धिक रूप से कमज़ोर है, उसका वो सही से नहीं वो सब चीज़ों को समझ पा रहा है, उनको आप धरातल पर उतार दे रहे हैं। जिस दिन इनको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी वो अपना हक लेकर रहेगा। और हम तो कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि देखिए, पुनः हम लोग विनती करना चाहते हैं, हाथ जोड़ना चाहते हैं कि बड़े भैया छोटे भाई जो हैं समाज में, जो पीछे छूट गया है, उसको आगे आने का मौका दीजिए,
उसको समान रूप से बढ़ने का अवसर दीजिए, उसको पढ़ने का अवसर दीजिए। आप IAS IPS बन रहे हैं, SDM जज कलेक्टर बन रहे हैं, और वो छोटका भाई है उस चपरासी का फार्म भी नहीं भर सक रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं न कहीं आप भी जिम्मेदार, सरकार तो जिम्मेदार है ये, लेकिन आप भी जिम्मेवार हैं। आपने अपने जो वर्ग है उसके अलावा अन्य वर्ग जो छूट रहा है उसके लिए क्या किए? उसको नहीं मौका देना चाहिए। आज सरकार सोच रही है, आज सुप्रीम कोर्ट सोच रही है, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यही निकल के आता है, समझ में आता है कि आप अपने से जो पीछे छूट गए भाई है उनको मौका नहीं देना चाहते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो मौका देना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि जब वर्गीकरण होगा तो सब में जाएगा, जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन चला जाएगा, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो तो अपना कोटा को भर लेगा, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं जो नहीं पढ़ पाए हैं वो अपना कोटा को कैसे भरेंगे सर? और जब नहीं भरेगा तो जनरल वाला घुस जाएगा। ये सब बिल्कुल अफवाह चीज़ें हैं। हाँ। ऐसा थोड़ी है कि अनुसूचित जाति जनजाति के सीटें हैं, सीट है और उसको सामान्य सीट से भर देंगे, ये सब बिल्कुल चीज़ है। और जब इस तरह का प्रावधान आएगा तो सरकार इन सब चीज़ों को भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखी है कि अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं वो इसी वर्ग के लोगों के द्वारा भरा जाएगा, ना कि अन्य वर्ग के लोगों के द्वारा। यही तो विडंबना है कि विपक्ष से जो आता है समझ में उल्टा पुल्टा हमारे लोगों को बता दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अगर वो सीट वैकेंट रहती है तो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति में जो अन्य वर्ग के लोग हैं उनको मौका दिया जाएगा। ये सब बेफजूल बेहियात बातें हैं, इस पर चर्चा करना बेकार है। इस तरह का बात नहीं है। जब वर्गीकरण में सीट खाली रह जाएगी, पहला प्रयास तो हम लोग को यही करना चाहिए कि सीटें नहीं खाली रहे। अगर खुदा न खास्ता सीट खाली रह जाती है तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि जो अन्य वर्ग के लोग हैं अनुसूचित जाति में उसको मौका मिले। हम लोग कहाँ रुके हैं, हम तो बड़े भैया हैं, वो हम तो उनको स्वागत करते हैं, लेकिन आपको भी तो चाहिए कि छोटका भाई है जो पीछे छूट गया है उसको हाथ खींच करके देख ले। और कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आप इतिहास देख लीजिए, इस देश में, इस राज्य में महाभारत हुआ है। महाभारत क्यों हुआ, कभी अध्ययन कीजिए। कौरव और पांडव दो भाई थे, ठीक है। कौरव और पांडव के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ, लाखों लोग मरे, हजारों मरे, नदियां खून के बही, क्या नहीं हुआ, विध्वंस हुआ। कौरवों का राज भी चला गया, उसका पूरा तहस नहस भी हो गया। तो हम तो कहना चाहते हैं कि भाई पांडव क्या कह रहे थे? पांडव तो यही कह रहे थे ना कि भाई हमको कुछ जमीन दे दीजिए, जमीन का छोटा टुकड़ा दे दीजिए जिस पर हम गुजर बसर कर लें। 5 इंच का 5 इंच भी देने के लिए तैयार नहीं। 1 इंच कौरव का कहना था कि हम नहीं देंगे इस भूमि पर। तो जब 1 इंच भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ कौरव, तो पांडवों के द्वारा यह युद्ध हुआ। हम वही कहना चाहते हैं कि मेरे भाई, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति में अगर 100 सीट है तो 90 सीट अनुसूचित जाति के अन्य वर्ग को लिए रखा जाए। 10% सीट या 10 सीट हमारे जो पीछे छूट गए हैं भाई उनको लिए रखा जाए, उनको दिया जाए, ताकि उनको भी धीरे धीरे आगे बढ़ने का अवसर मिले। वह सीट भी अगर आप देने के लिए तैयार नहीं है तो इस देश और इस राज्य में हम कहना चाहते हैं कि आज नहीं तो कल, जिस दिन हमारा छोटा भाई का बौद्धिक क्षमता विकसित हो जाएगा, जिस दिन वह सोचने लगेगा, जिस दिन समझने लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उस दिन से उसका दिमाग में असंतोष पैदा हो रहा है। आपने भारत बंद किया, कह रहे हैं कि हमने भारत बंद किया। भारत बंद के नाम पर जिस तरह से सड़कों पर नंगा नाच किया गया, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? सब कोई देखा है, सब कोई जाना है। आज हमारे अंदर भी असंतोष पनप रहा है, हमारे भाइयों के बीच में असंतोष पनप रहा है। एक भाई लगातार बढ़ रहा है, उसका बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनते जा रहा है, और छोटा भाई आज भी कहीं न कहीं पखाना का जो साफ कर रहा है, नली साफ कर रहा है, रोड पर काम कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है। और आप कह रहे हैं कि आपको तो पढ़ने का अवसर दे रहे हैं, आप पढ़िए नहीं रहे हैं। भैया तुम मौका दे कहाँ रहा है? मौका तो देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो रही है, राज्य सरकार तैयार हो रही है, तो आप तो रोड पर उतर के विरोध कर रहे हैं और यह ढोंग रच रहे हैं कि हम मौका दे रहे हैं। यह बिल्कुल बात है। उन भाइयों से हम कहना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, जिस दिन हमारे भाइयों की बौद्धिक क्षमता मजबूत हो जाएगी, जिस दिन समझने लगेगा, सोचने लगेगा, जानने लगेगा, समझेगा, आज हम मांग रहे हैं, कल छीन लेंगे, याद रखिएगा। आज हम मांग रहे हैं, जिस दिन उसको एहसास हो जाएगा वह छीन लेगा। असंतोष से विद्रोह पैदा होता है, विद्रोह से क्रांति पैदा होती है, और क्रांति जब पैदा होती है
तो परिवर्तन होता है। इस बात को महसूस कर लीजिए। इसीलिए हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि भैया पीछे वाला को भी मौका दीजिए, उनको भी बढ़ने का मौका दीजिए, उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए। जो भैया हमारे समाज में छूट गए हैं भाई लोग, उसको भी कम से कम हाथ पकड़ के आके लेकर के चलिए। नहीं तो असंतोष पैदा हो रहा है तो विद्रोह होगा, विद्रोह के बाद परिवर्तन भी होगा। आज हम मांग रहे हैं, कल ये छीन लेंगे। जिस आरक्षण को छीनने की बात आप कर रहे हैं, उसी आरक्षण को मिटाने के लिए आपके नेता का बयान आता है कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। पूरा सोशल मीडिया पे वायरल है। तो आप तो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, तो फिर आरक्षण की लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हैं सर? देखिए, जिस आप मीडिया की बात कर रहे हैं कि हमारे नेता ने आरक्षण का खत्म होने के लिए बात कही है, तो हम तो कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जिस मीडिया क्लिप की बात कर रहे हैं, जिस पेपर कटिंग की बात कर रहे हैं, 2016 की बात है, वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह में गए थे। उनका कहना था कि आज़ादी के इतने साल हो गए, 75 साल से अधिक हो गया है, आज भी कहीं न कहीं हम जो जीवन की मूलभूत समस्या है, रोटी कपड़ा मकान है, उससे आज भी हम जूझ रहे हैं। हमारी साक्षरता दर आज भी 7% से कम है। तो बताइए, हम तो आज भी पशु के रूप में रह रहे हैं। रिजर्वेशन तो 16% मिल रहा है, तो हमको काहे नहीं मिल रहा है? हमको लाभ इसका क्यों नहीं मिल रहा है? आप बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन मिल रहा है तो रिजर्वेशन 4-5 लोग को पकड़ के उसका लाभ ले रहा है और हम लोग को लाभ ही नहीं होने दे रहा है, तो उस रिजर्वेशन का रहने और नहीं रहने से क्या फायदा है? उसी असंतोष के भावना में आकर के उस तरह के बात उन्होंने बोला है। और ये बात कतई नहीं बोला है कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने ये बोला है कि आप जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं, अगर समान रूप से हमको पढ़ने का अवसर मिल जाए तो हमको भी विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता है। आप ही बताइए कि एक वर्ग का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है, एसी स्कूल में जा रहा है, बिस्लेरी का पानी पी रहा है, और एक वर्ग का बच्चा जो है से कि सरकारी स्कूल में जा रहा है और खिचड़ी खा रहा है, खिचड़ी खा के घर आ रहा है, वह बच्चा कुपोषित हो रहा है। कितना कुपोषित होकर के, और उस बच्चा को आप कह रहे हैं कि कंपटीशन में आइए और टकराइए, कभी संभव है क्या? तो आप बताइए कि हमारे साथ तो पार्शलिटी वही कर दिए, आप हमारे साथ तो भेदभाव वही कर दिए। तो जीतन राम मांझी जी ने यह नारा दिया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा मिले एक समान, सबको समान रूप से पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। अगर जिस दिन हमारे बच्चों को समान रूप से पढ़ने का अवसर मिल जाए, बढ़ने का अवसर मिल जाए, तो इस आरक्षण की क्या जरूरत पड़ेगी? इसी बात को तो बोला, आप आरक्षण का लाभ हमको दे नहीं रहे हैं, आरक्षण का लाभ 4-5 लोग उसका लाभ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण आपको दे रहे हैं। तो आरक्षण दे कहाँ रहे हैं? आरक्षण के नाम पर तो आप हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं, आप हमारे साथ छल कर रहे हैं और जय भीम बोल रहे हैं, सुबह शाम नारा ले रहे हैं। मान्यवर काशीराम जी ने क्या कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिले हिस्सेदारी, तो हमको हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रहा है? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आरक्षण की प्रत्येक 10 वर्ष के बाद समीक्षा होना चाहिए कि उसका लाभ अंतिम वर्ग के लोगों को मिल रहा है क्यों नहीं। आज अंतिम समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के लिए एक प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि जय भीम, हम एक हैं। ये कैसा एक है भाई? आपको लाभ मिल रहा है तो जय भीम, बाकी सब कहां जाए? बाकी सब कहां जाए, ये तो बताइए। तो इस तरह का दोगली राजनीति, दोहरी नीति, स्वार्थ नीति नहीं चलेगा। हमको हमारा हक चाहिए, आज नहीं तो कल छीन कर हम लोग ले लेंगे। क्रीमी लेयर पे बात कहा जा रहा है सर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर लागू होगा, हम लोग के आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जीतन राम मांझी जी क्यों नहीं छोड़ देते हैं आरक्षण? जब कह दिए कि क्रीमी लेयर इस देश में लागू नहीं होगा तो बेहयात सवाल करने का क्या मतलब है जी? हाँ, आप जब क्रीमी लेयर, जिस क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं उस तरह के कहीं चर्चे नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अनुसूचित जनजाति के सभी जो सांसद महोदय हैं हमारे वहाँ मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, इस पर चर्चा हुई, बहस हुई, हमारे नेता भी उसमें शामिल थे। उन्होंने तो साफ कहा है कि नहीं, क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। जब तक इस देश में छुआछूत है तब तक क्रीमी लेयर लागू नहीं हो, वर्गीकरण हो। हम लोग भी क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं। क्रीमी लेयर के समझने का, अब कह रहा है कि क्रीमी लेयर लागू हो गया, मांझी जी को छोड़ देना चाहिए, क्या मतलब है भैया?
आर्टिकल 14, 15, 16 पढ़िए। आरक्षण का प्रावधान क्या है बाबा? अगर आप संविधान को पढ़ते हैं तो आरक्षण का मूल अवधारणा यही है कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग, जो शैक्षणिक रूप से कमजोर है, जिनका सामाजिक रूप से दशा सही नहीं है, जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर है, जो छुआछूत के शिकार हैं, उनको आरक्षण का लाभ देते हुए, विशेष अवसर देते हुए उनको आगे लाने का प्रावधान किया जाए। तो छुआछूत खाली 4 लोगों से हो रहा है, अब 18 जाति के साथ कोई पूरा अन्य वर्ग के लोग एकदम बाला लेके बैठल है। हाँ, आप बार बार कह रहे हैं कि छुआछूत के आधार पर आरक्षण है, समाप्त नहीं होगा, क्रीमी लेयर लागू, ये सब क्या मतलब है जी? हमारा कहना है कि जब अन्य वर्गों के साथ छुआछूत का भी हो रहा है तो अन्य वर्गों को काहे न मौका दे रहे हैं? आप 4 लोग जो है दरवाजा खींच के खड़ी दरवाजा रोक के खड़ी हुए रहे, और 18 जो लोग जो है लाइन में है उसको मौका नहीं दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं क्रीमी लेयर पर हमारे लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग तो खुद कहते हैं कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए, वो मेरा बड़ा भाई है, हम उसका कभी विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़ा भाई का भी फर्ज बनता है कि जो छोटा भाई है, जो पीछे छूट गया है, उसको भी तो बढ़ने का अवसर दे, हाथ पकड़ कर खींचे कि आओ भाई तुमको भी मौका मिले। आप बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावासों में जाइए, विद्यालय में जाइए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा। आज जीतन राम मांझी को क्या आवश्यकता थी कहने की कि ये हम वर्गीकरण का समर्थन करते हैं? क्या जरूरत है? आप ही बताइए ना। वो तो 80 साल के हो गए, अब उपचुनाव होने वाला है, फिर सरकार इतना गाली खा रहे हैं, तो काहे खा रहे हैं भाई? नेता और अभिनेता में वीरेंद्र बाबू यही अंतर है। नेता यह जानता है कि समाज को क्या जरूरत है, अभिनेता तो अभिनय कर रहा है, अभिनेता तो अभिनय कर रहा है, उसको क्या जरूरत है समाज क्या होता है नहीं क्या होता, सोना का चम्मच लेके पैदा हुआ है, अपना बोल रहा है। यही तो सोचने समझने की बात है। हम कह रहे हैं कि हम लोगों को जो हम लोगों को समझना चाहिए कि भाई हमारा जो चीज पीछे छूट गया है उसको भी मौका मिले। आप इन सब कह रहा है, कभी क्या कह रहा है कि आरक्षण खत्म हो जा रहा है, तो कभी कह दे रहा है कि नहीं क्रीमी लेयर लागू हो जा रहा है, आरक्षण से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हम तो कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, इस देश में जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नेता जीतन राम मांझी हैं, आरक्षण से कतई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। कोई माई का लाल में ताकत नहीं है, किसी में यह कुव्वत नहीं है कि संविधान के मूल अवधारणा के साथ वो छेड़छाड़ करे। सुप्रीम कोर्ट का भी तो आदेश उसी के संदर्भ में है, कहाँ छेड़छाड़ है? वो तो स्पष्ट कर रहा है कि भैया जो 16% का हम लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसी में जो है से कम उपवर्गीकरण करके जो लोग हैं उसको भी मौका दीजिए। तो कहाँ आपको छोड़ कर किसी को हटा दे रहा है, किसी को छांट दे रहा है? सबको तो मौका दे रहा है, लेकिन हाँ जो पीछे छूट गया है उसको विशेष अवसर मिल रहा है। उसको पहले जो कुपोषित लोग हैं, जो कुपोषित बच्चा है, तो उसको ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं? आज समाज में देखिए, छोटा बच्चा ही आप समझ लीजिए, अगर वह दिक्कत हो रहा है, कुपोषित है, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, विशेष भोजन की जरूरत है, विशेष केयर की आवश्यकता है। तो आप कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, हम उसको भाई हम नहीं मानने के लिए तैयार है, क्या मतलब है जी? तो इस तरह का दोहरी राजनीति, दोगली राजनीति तो बिल्कुल गंदी बात है। हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं क्या? सब समझ रहे हैं, समय आने पर इसका उचित जवाब भी दे देंगे, ये भी बात हम कह देते हैं। वर्गीकरण लागू होगा सर, तो किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाएगा, कैसे कैसे लोगों को इसमें रखा जाएगा और कैसे कैसे लोगों को हटाया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग में जैसे 4 समाज के लोग नाम ले रहा है कि 4 समाज लोग विकसित हो चुका है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग गरीब है। तो जब अगर समाज को हटा दिया जाएगा तो उसमें जो गरीब है उसको कैसे माने आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा? इस बात को पहले हम आपको कहना चाहेंगे, जिस वर्ग की बात हम कह रहे हैं वह पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ, उसमें भी गरीब है, उसमें भी अमीर है, उसमें भी गरीब है। हम लोग कभी नहीं कह रहे हैं कि उसको छांट के चल रहा है चाहे जोड़ के चल रहा है। हम लोग का मात्र सिर्फ इतना ही कहना है कि 100 सीटें हैं तो 100 सीटें में कम से कम 10 सीट तो पीछे वाला को छोड़ दीजिए जो पीछे छूट गया है। बाकी 90 सीट आप रखिए ना, आप बड़ा भाई हैं, आप पढ़ने में तेज हैं, लिखने में तेज हैं, लड़ाई लड़ने में तेज हैं, आप लीजिए 90 सीट। हम कहाँ रोक रहे हैं आपको? हम कह रहे हैं कुछ हो, 90 सीट पर रहिए आप। 90 सीट पर जिसका जो भाई तेज रहेगा वो आगे आएगा, हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं उसका। लेकिन 10% या 10 सीटें तो कम से कम
उनके लिए छोड़े। आप एकदम कह रहे हैं कि हम देने के लिए तैयार नहीं है, इससे तो आपका पता चल रहा है कि भाई आप कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ है। आप लगातार आरक्षण का लाभ का ले रहे हैं, मलाई खा रहे हैं से खा रहे हैं, पीछे वाला को काहे नहीं देना चाहते हैं? हाँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपको लग रहा है। तो हमारे लोग आज ठीक है, आज नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, आज नहीं तो कल रोड पर आएंगे और कहीं ना कहीं वो अपना हक लेके रहेंगे। यह लास्ट सवाल है सर, बिहार में जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि 18 जातियां हमारे साथ है, तो 18 जाति में तो किसी प्रकार का कोई क्रांति नहीं देखा जा रहा है। ये सूतल है कि जगल है, क्या कर रहा है सर? देखिए, जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं, आप पहले इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। 18 जाति या 22 जाति के में डिवाइड के फिर हम नहीं रहिए। हम कहना चाहते हैं कि वंचित अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग, बात को समझिए। आप इसको अलग नहीं डिवाइड कराइए, समझ गए कि नहीं? मेरा कहना है कि यह सोया हुआ नहीं है, बिल्कुल समझ लीजिए। हो सकता है कि थोड़ा सा मैसेज को फ्लैश होने में, हमारे बहुत सीधे साधे लोग हैं, उनको है धीरे धीरे बौद्धिक रूप से कमज़ोर है, जिनकी साक्षरता दर कम है, जो बौद्धिक रूप से है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो जिस दिन ये जान जाएंगे तो वो तो हक लेवे नहीं करेंगे, ऐसा थोड़े क्यों छोड़ देंगे? कोई रहिए, ठीक है, आज यही तो लड़ाई है। उसको नहीं पढ़ने दीजिएगा तो कैसे लड़ाई लड़ेगा? उसको आगे बढ़ने नहीं दीजिएगा तो कैसे लड़ेगा? यही तो राजनीति है। तो आप इस बात को बिल्कुल मत कहिए कि 18 जाति 18 जातियाँ हम कहना चाहते हैं। हाल में ही रविंद्र भवन पटना में समाज के वर्ग के लोगों का बैठक हुआ। उस बैठक में तय हुआ कि उन्होंने एक सुर से कहा कि हम कोटा में कोटा का समर्थन करते हैं। हमारे बच्चों को ही विशेष अवसर मिलने की जरूरत है, आवश्यकता है। इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग तो कभी नहीं कहें कि उनको अलग कर दीजिए, उनको हटा दीजिए। हम तो कह रहे हैं बड़े भैया हैं तो उजड़ा ज़्यादा लेंगे, हम लोग छोटा है, हमारा साक्षरता दर कम है, हमारा सब लोग पढ़े लिखे कम है, तो थोड़ा सा कम हमको दिया जाए, लेकिन विशेष अवसर तो दीजिए। अब पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। और इस बात को मुगालते में कतई नहीं रहिए कि सब सोया हुआ है। डिजिटल जमाना है, प्रत्येक हाथ के व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और ये 5G दुनिया चल रहा है, सोच समझ रहा है। हम तो कह रहे हैं वो सब चीज़ है। अब कहीं ना कहीं लोगों में असंतोष पनप रहा है। इस भावना को समझिए। आप भारत बंद करा दिए, भारत बंद करावे के नाम पर पूरा नंगा नाच नच दिए। क्या क्या हमारे नेता जीतन राम मांझी को आप लगातार गाली दे रहे हैं, तो क्या दूसरा लोग नहीं सुन समझ रहा है? सब सुन समझ रहा है, सब देख रहा है। तो जब असंतोष पैदा हो रहा है, असंतोष होगा तो कहीं न कहीं इसका जो है से एक विद्रोह होगा, विद्रोह होगा तो क्रांति होगी, और क्रांति होगा तो परिवर्तन होगा। इसीलिए हम कहते हैं हमारे लोग सोए हुए नहीं हैं। जिस दिन रोड पर उतर जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी एक कर देंगे। हम हाथ जोड़ करके भाई लोग से कहना चाहते हैं, हाथ लोग के बड़े भैया से विनती करना चाहते हैं कि भैया वैसा लोग जो पीछे छूट गया है, समाज का जो जिनका साक्षरता दर कम है, जो विकास के मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, जिनका सामाजिक कमजोर है, राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उसको हाथ पकड़ करके आगे लाने का मौका दीजिए। आप मान्यवर काशीराम जी ने क्या कहा था कि जिसकी जितनी संख्या मिले उसको इतनी भागीदारी। आप उसकी बात क्यों नहीं करते? एक बड़ा सा आबादी आज भी कहीं न कहीं जीवन जीविका के अति से जूझ रहा है, आज भी वह कहीं न कहीं रोटी कपड़ा और मकान से जूझ रहा है। आप उसकी बात क्यों नहीं करते? इसकी बात कौन करेगा? इस पर चर्चा कौन करेगा? समाज के भाई न करेंगे। आप बड़े भाई हैं तो आपका तो कर्तव्य बनता है कि छोटका भाई के हाथ पकड़ के तनी आगे बढ़ा दे। कि छोटका भाई तमिलनाडु में कमा रहा है तो लगातार तमिलनाडु में कमाते रहिए। आप अफसर बन गए हैं तो पूरा बिल्डिंग पर बिल्डिंग उठाते जाइए, और हम जो गरीब आदमी है से वो कभी बाथरूम जाके साफ कर रहा है, कभी रोड में जाके काम कर रहा है। मतलब क्या है जी, ये क्या मतलब है? तो यही हम कहना चाहते हैं कि यह अन्याय है। इस तरह का जो चीज़ है वो बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, छोटका भाई आज नहीं विरोध कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। जिस दिन समझ गया, जिस दिन जान गया, उस दिन तो हक लेके न रहेगा। जिस दिन ये समाज जाग गया, 18 जातियां जिस प्रकार से इंजीनियर नंदलाल मांझी सर के कहना है,
कि ये समाज जिस दिन जाग गया उस दिन अधिकार मांगेगा नहीं, अधिकार छीन लेगा। बाकी साथियों अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारे साथ इंजीनियर नंदलाल मांझी जी थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता।